जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी एनएमडीसी की जो टेक्निकल एमसीक्यू होते हैं उसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने 20 एमसीक्यू को देख लिया था। आज हम 21 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग फीटर टर्नर या मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़े चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हैं। हम आपको एनएमडीसी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसमें आपका जो जीके और जो टेक्निकल पोर्शन है दोनों क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ आदि मिल जाया करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेथ बेड सामान्यतः से बने होते हैं। क्या बोला इसमें आपको कि लेथ बेड आर यूजुअली मेड ऑफ। लेथ बेड जो होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन है इसमें माइल्ड स्टील, सेकेंड ऑप्शन है ढलवा लोहा, सी ऑप्शन है आपका जंग रोधी इस्पात जिसको आप स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, और डी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम अलाय के। तो जो लेथ के बेड होते हैं वह सामान्यतः किस धातु के बनाए जाते हैं, वह ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। और ढलवा लोहा या कास्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, किसकी, जो ढलवे लोहे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह अच्छी होती है, इसीलिए सामान्यतः लेथ बेड जो है वह कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह लेथ केंद्र है जो में स्थित रहता है। क्या बोला इसमें कि आपका जो डेड सेंटर है, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। अ डेड सेंटर इज अ लेथ सेंटर फिक्सेड इन। जो डेड सेंटर होता है वह कहाँ पर फिक्स रहता है। ऑप्शन है इसमें हेड स्टॉक पर, सेकेंड ऑप्शन है आपका टेल स्टॉक पर, सी ऑप्शन है आपका कैरिज पर, और डी ऑप्शन है आपका सेडल पर। देखिए जो लेथ का सेंटर होता है, अगर वह पूछ ले कि डेड सेंटर कहाँ पर फिट होता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका टेल स्टॉक पर। टेल स्टॉक पर जो सेंटर लगाया जाता है उसको हम डेड सेंटर कहते हैं। वही सेंटर अगर हम चक में लगा दें या हम हेड स्टॉक में लगा दें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लाइव सेंटर कहेंगे। अच्छा, इस सेंटर का अगर आपसे कोण पूछ लिया जाए तो डेड सेंटर या लाइव सेंटर इन दोनों का कोण कितना होता है, वह होता है 60 डिग्री। और अगर यही पूछ लिया जाए कि भारी कामों के लिए, हेवी वर्क के लिए कितना कोण यूज किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आप लिखिएगा 75 डिग्री। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा पुच्छल स्टॉक या टेल स्टॉक जिसको कहते हैं। यहाँ पर डेड सेंटर फिक्स किया जाता है। पुच्छल स्टॉक या टेल स्टॉक के सेंटर को डेड सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी डेड सेंटर नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसको डेड सेंटर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पिछली बार इसरो के एग्जाम में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइल के निम्नलिखित ग्रेडों की संतुष्टि की गई है। इंग्लिश देख लेते हैं इसका। देयर आर ग्रेड ऑफ फाइल रिकमेंडेड ऑफ द बेसिस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा फाइल रिकॉग्नाइज की जाती है वह किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है इसमें पहले रफ, सेकेंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। सी ऑप्शन है आपका बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। और डी ऑप्शन है आपका बास्टर्ड, सेकेंड कट और स्मूथ। तो आपको इसमें बताना है कि ग्रेड के अनुसार पहले कौन सी फाइल होगी, फिर सेकेंड, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इसी आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, इसमें दिया है आपको रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो यह फाइल मुख्य रूप से यही इसका क्रम होता है, आपको क्रम के अनुसार बताना था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचचित्र का चयन करें। क्या बोला इसमें, सेलेक्ट द पंच यूज ऑफ मार्किंग विटनेस मार्क ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि आपको जो विटनेस मार्किंग होते हैं, जो साक्ष्य चिन्ह बनाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसमें प्रिक पंच 60 डिग्री का, प्रिक पंच 30 डिग्री का, या सेंटर पंच, या 90 डिग्री वाला केंद्र पंच। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 60 डिग्री का प्रिक पंच। देखिए आप इसको क्या डॉट पंच भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें आपको प्रिक पंच दिया है। कई कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक इसका एंगल दिया रहता है।
तो जो साक्ष्य चिन्ह बनाने के लिए यूज किया जाता है वह 60 डिग्री वाला पंच यूज किया जाता है, जिसको कि हम डॉट पंच कहते हैं या 60 डिग्री पंच भी कह सकते हैं। और जो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है वह 30 डिग्री का पिक पंच किया जाता है। और सेंटर पंच का यूज कहाँ होता है, तो किसी चीज का सेंटर ज्ञात करने के लिए जब हम सेंटर ड्रिल करते हैं तो उससे पहले वहां पर पंचिंग करते हैं, वहां पर हम 90 डिग्री वाले सेंटर पंच का यूज करते हैं। मुख्य रूप से इन 3 पंचों के बारे में आपको पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। इसमें आपको बोला है तिर्यक कटाव छेनी मतलब कि क्रॉस कट चीजल का उपयोग के लिए होता है। क्या बोला है, क्रॉस कट चीजल आर यूज फॉर। क्रॉस कट चीजल का यूज कहाँ पर होता है, ऑप्शन है इसमें वर्किंग ऑन लार्ज फ्लैट सरफेस, या सेकेंड ऑप्शन है आपका चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ कास्टिंग, और सी ऑप्शन है आपका चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ वेल्ड जॉइंट, और डी ऑप्शन है आपका कटिंग कीवेज। तो जो क्रॉसकट चीजल होता है जिसको कि हम केप चीजल भी कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कीवेज आदि काटने के लिए। कीवेज काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रॉसकट चीजल का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का। इसमें बोला है आपको, इसमें पूछा गया है कि तनु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अतिरिक्त उपयुक्त पिच क्या है। क्या बोला इसमें, द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड ऑफ कटिंग थीन ट्यूब। जो थीन ट्यूब होता है, पतली ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का, किस पिच वाली हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। ऑप्शन है इसमें 1 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.8 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 1.25 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 1.2 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.8 मिलीमीटर। 0.8 मिलीमीटर का ही उपयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि तनु ट्यूब को आपको थीन शीट को काटना है, तो इसका रूल होता है कि जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके 2 से 3 दांते जो है यह उस ट्यूब के या उस मेटल के संपर्क में आना चाहिए। तो इसीलिए हम पतली पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे जो कि है 0.8 मिलीमीटर वाली ब्लेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। देखिए हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। एनएमडीसी के साथ साथ आप और भी किसी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है कि के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक आसंजित किया जाता है। मतलब आपको बताना है कि ड्रिल चक किसके जरिए ड्रिलिंग मशीन पर आसंजित किया जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मेंजर ऑफ। जो ड्रिलिंग मशीन होती है उस पर ड्रिल चक किसके द्वारा आपका फिट किया जाता है। ऑप्शन है इसमें क्या आर्बर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है ड्रिफ्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका नर्लिंग रिंग के द्वारा, डी ऑप्शन है आपका पिनियना की के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आर्बर होता है, आर्बर के द्वारा ही हम ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक को फिट किया जाता है। ड्रिल डिप्ट का क्या यूज होता है, तो ड्रिलिंग मशीन से हम ड्रिल जब निकालते हैं जो सॉकेट या स्लीव होता है वहां पर हम ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। 28 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है एक ड्रिफ्ट के लिए उपयोग होता है, अ ड्रिफ्ट यूज फॉर, और ड्रिफ्ट इज यूज फॉर। जो ड्रिल डिप्ट होती है वो किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन है इसमें मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने हेतु, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ड्रिल डिप्ट है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मशीन स्पिंडल से जो ड्रिल होता है उसको निकालने के लिए उपयोग किया जाता है ड्रिल डिप्ट का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोनों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है जो, क्या बोला इसमें, द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या बोला इसमें कि कोनों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है। तो ऑप्शन है इसमें वर्नियर कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, सी ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर, और डी ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन सेट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। यहाँ पूछा है आपके एंगल मेजरमेंट के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम कितनी यथार्थता में माप ले सकते हैं, तो 5 मिनट की यथार्थता में माप ले सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स कोण क्या होता है। क्या बोला इसमें, द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट्स इज। देखिए जो हेलिक्स एंगल होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन सा, एच, एस और एन। जो आपका हेलिक्स एंगल होता है वह एच, एन और एस होता है। क्या होता है, एच, एन और एस, 3 प्रकार का हेलिक्स एंगल होता है।
तो इसमें यही बताना है कि जो नॉर्मल वाला होता है जिसको कि हम एन द्वारा डिनोट करते हैं उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27.5 डिग्री या 27.5 डिग्री होता है। अब आपको पूछा जाता है कि हार्ड मेटल के लिए, नॉर्मल मेटल के लिए और सॉफ्ट मेटल के लिए कितना कितना रखा जाता है। तो देखिए हार्ड मेटल के लिए रखा जाता है 10 से 18 डिग्री लगभग। जो आपका सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए रखा जाता है लगभग आप मान लीजिए 18 से 30 डिग्री। और जो सॉफ्ट मेटल होता है नॉर्मल के लिए रखा जाता है 18 से 30। और जो सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए कितना रखा जाता है, तो इसके लिए लगभग 35 से 40 डिग्री रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमको क्या आ जाएगा, 27.5 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पूछा गया था सामान्य उद्देश्य के लिए, मतलब कि एन के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है वी ब्लॉक में शामिल कौन है। जो आपका वी ब्लॉक होता है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी ब्लॉक, वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल पूछा है। ऑप्शन है इसमें 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री देखिए कैसे हो जाएगा, आपका जो वी ब्लॉक होता है वो किस टाइप का होता है, वी ब्लॉक आपका इस टाइप का होता है। तो इसमें जो एंगल पूछा जाता है वह एंगल कौन सा रहता है, तो वह एंगल ये वाला रहता है जो एक तरफ से 45 डिग्री और दूसरी तरफ से भी 45 डिग्री का रहता है। तो इसका इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें बोला है आकार के अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो आप इसको जानते होंगे, जो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नाउ इज। आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम सहिष्णुता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टॉलरेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। इसमें बोला है भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या क्या है। क्या बोला इसमें, नंबर ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसमें फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। कितने, 18 आपके फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। और मूलभूत विचलन पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसके 25 मूलभूत विचलन होते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं, या जिसको आप ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र एच के लिए निम्नतम विचलन क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन अ होल बेसिक सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ द होल एच इज। जो होल बेसिक सिस्टम होता है उसमें लोअर डेविएशन पूछा है एच का कितना होता है। ऑप्शन है 0 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.1 mm, सी ऑप्शन है आपका 1 mm और डी ऑप्शन है आपका 0.01 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ध्यान में रखिए इस चीज को कि जो होल बेसिक सिस्टम होता है इस प्रणाली में जो एच का लोअर डेविएशन होता है वह 0 रखा जाता है। और जो सॉफ्ट बेसिक सिस्टम होता है इस प्रणाली में जो एच का अपर डेविएशन होता है वह 0 रखा जाता है। तो इसमें हमको होल बेसिक सिस्टम में पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ है। जो ब्रेजिंग की प्रक्रिया होती है, क्या बोला इसमें, द फिलेट मटेरियल यूज ऑफ ब्रेजिंग इज। जो ब्रेजिंग की प्रक्रिया में मटेरियल के बारे में पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। माइल्ड स्टील, सेकेंड ऑप्शन है आपका नॉन फेरस अलॉय विथ मेल्टिंग पॉइंट अबो 450 डिग्री, 450 डिग्री से। आपको पूछा है कि क्या इसमें देखिए इंग्लिश देख लेते हैं, 450 डिग्री के ऊपरी गलनांक से युक्त अलोह धातु। और सी ऑप्शन इसमें 450 डिग्री से ऊपर गलनांक से युक्त अलोह धातु। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला इसमें, इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका, सेकेंड ऑप्शन को देखिएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका कि नॉन फेरस अलाय विथ मेल्टिंग पॉइंट अबो 450 डिग्री, अबो 450 डिग्री। और सी ऑप्शन दिया आपका फेरस अलाय विथ मेल्टिंग पॉइंट अबो 450 डिग्री, मतलब कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको दोनों में इसमें अबो दे दिया है, लेकिन इसमें अलोह धातु और लोह धातु बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ जाएगा, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में पूछा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जो हम अबो रखते हैं नॉन फेरस मेटल को,
कितना 450 डिग्री से 450 डिग्री से ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, नॉन फेरस अलाय विथ मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें बताना है कि एक लेथ सेंटर की शंकु बिंदु है। जो लेथ सेंटर होता है, अ कोनिकल पॉइंट ऑफ लेथ सेंटर इज, तो ऑप्शन है इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो आपका लेथ का केंद्र होता है, इसका कोण कितना रखा जाता है, तो वह होता है आपका 60 डिग्री। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का। शंकुवर्तन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेथ है, विच इज द लेथ सेंटर जनरली यूज फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के लिए आपको अधिकतर कौन सा सेंटर यूज करना पड़ता है। ऑप्शन है इसमें डेड सेंटर, हाफ सेंटर, बॉल सेंटर या सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जो बॉल सेंटर होता है, उसका यूज किया जाता है आपका जो आपकी टेपर टर्निंग प्रोसेस होती है, जो कि आपकी टेलीस्टॉक ऑफसेट टेपर टर्निंग प्रोसेस होती है, उसके लिए किस सेंटर का यूज करते हैं, उसके लिए करते हैं बॉल सेंटर का यूज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का। इसमें क्या पूछा है, लेथ के बाह्य वी पेज उत्पन्न कराने हेतु उपयुक्त बहुबिंदु कर्तन औजार कौन सा है। अ मल्टीपल कटिंग टूल यूज अ क्रिएट एक्सटर्नल वी थ्रेड। आपको बाहरी वी थ्रेड बनाना है, तो उसके लिए जो मल्टीपल कटिंग टूल होता है वह कौन सा है। ऑप्शन है इसमें नर्लिंग टूल, चेजर, लेथ डॉग या टेप। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका चेजर। चेजर के द्वारा हम एक्सटर्नल वी थ्रेड बना सकते हैं। नर्लिंग टूल कैसा ऑपरेशन है, अगर पूछा जाए तो यह एक फार्मिंग ऑपरेशन है। लेथ डॉग का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो यह हम जॉब को फिक्स करने के लिए करते हैं चक में। और डी ऑप्शन दिया है आपका टेप, तो टेप का हम यूज करते हैं इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आपका छोटे शंकु कोण का उपयोग करके बड़े शंकुओं का वर्तन करने के लिए प्रयुक्त शंकुवर्तन की विधि है। अब देख लेते हैं इंग्लिश इसका। फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विथ स्मॉल टेपर एंगल, द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉय इज। आपको टेपर टर्निंग मेथड के द्वारा, मतलब इसमें यही पूछा है कि आप जो छोटे कोण होते हैं और लंबा टेपर होता है उसको बनाने के लिए किसका यूज करेंगे। ऑप्शन है इसमें ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक या टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का, फार्म टूल प्लंजिंग मेथड विधि का, या स्विवल द कंपाउंड रेस्ट को स्विवल करके, या कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड, क्या कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड की दोनों की फीट का मिश्रण करके, दोनों की एक साथ फीट देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या जो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि होती है, इसके द्वारा हम लंबे टेपर काटे जा सकते हैं। किसके से लंबे टेपर काटे जा सकते हैं, जो कि कम एंगल के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। उच्चावच ग्रीव का उद्देश्य है, क्या बोला इसमें, द पर्पस ऑफ रिलीफ ग्रूव इज टू। जो रिलीफ ग्रूव होता है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका उद्देश्य पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है। मेंटेन द रिपेबल ऑफ द टाइप ऑफ फिट, क्या अपेक्षित फिट प्राप्त करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, स्नेहक को बनाने के लिए, या क्रीडन के लिए घटकों का संयोजन करने के लिए। एडजस्ट द कंप्रेशन, क्या बोला, एडजस्ट द कंपोनेंट फॉर द प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, मतलब बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए आपका जो कौन सा बोला है इसमें, रिलीफ ग्रू होता है, किस टाइप का होता है, वह लगभग इस टाइप का होता है। देख लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका रिलीफ ग्रू होता है या थ्रेड आदि काटने के लिए जब दिया जाता है तब हम बनाते हैं ना यहाँ पर रिलीफ ग्रू, तो इसी ग्रुप के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। तो यह हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।